अपकमिंग क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ये पढ़ा है कि मैटर जो होते हैं उसका यूनिट कौन होता है? एटम होता है। एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। साथ ही मैंने आप लोगों को बता दिया था हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही आधारित होती है। साथ में मैंने ये भी कहा था कि जितना भी मैंने बताया है आप लोग उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लियर किया था अपना टॉपिक आयन। आयन से ही रिलेटेड एक हमारा टॉपिक है रेडिकल्स। ये रेडिकल्स बहुत बड़े पैमाने पे आपके बुक्स में दिया हुआ है, बट वैसी बात नहीं है। जितने भी टाइप्स ऑफ रेडिकल्स होते हैं ना, मैं ट्रिक बताऊंगी, आसानी से वो सारे के सारे याद हो जाएंगे आप लोगों को। रेडिकल्स काफ़ी छोटा टॉपिक होता है। यदि आप लोगों ने आयंस समझ लिया है तो रेडिकल्स समझने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज आयंस एंड रेडिकल्स बोथ आर सेम थिंग्स। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक रेडिकल्स। रेडिकल्स, अगर हम लोग किसी भी ऐसे कंपाउंड की बात करें जो आयोनिक हो, यानी कि जो आयन से मिलके बना हो, हालांकि इसके बाद मैं जो बताऊंगी तो वो आयंस के साथ मिलके क्यों बनता है ये भी मैं बताऊंगी। तो आयोनिक हो यानी जो आयन से मिलके बनता है, यदि उसे आयोनाइजेशन करवाया जाए यानी उसे पानी में डालकर तोड़ा जाए तो क्या होगा? इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दो आयंस को मिलके बना है, हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन, इन दोनों को मिलाकर बना है। जब इसे पानी में डाला गया तो क्या पाया गया कि ये टूटा किसमें? हाइड्रोजन आयन में एंड सल्फेट आयन में। क्लियर? अब ये हाइड्रोजन आयन किसी भी कंपाउंड में रहेगा, वो एज अ यूनिट अपने आप को मेंटेन करेगा। उसी प्रकार से ये सल्फेट आयन, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के एटम्स का ग्रुप मौजूद है, यानी सल्फर का एक एटम एंड ऑक्सीजन का 4 एटम, और ये जो ग्रुप है ये बिहेव करता है एज अ सिंगल यूनिट। एज अ सिंगल यूनिट इट मीन्स कि जब सल्फ्यूरिक एसिड टूटा तो वैसा नहीं हुआ कि भाई सल्फर अलग चला आया, ऑक्सीजन अलग चला आया एंड समथिंग कुछ इस तरह का उन्होंने आयन बना दिया। नहीं, कभी भी यदि सल्फेट मौजूद है किसी भी कंपाउंड में तो वो हमेशा एक साथ ही रहेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंगल यूनिट। इज दैट क्लियर? तो व्हाट आर रेडिकल्स? दीज बोथ आर रेडिकल्स। अब यही से हम लोगों का रेडिकल्स का डेफिनेशन क्लियर होता है। क्लियर? चलिए मैं इसी के द्वारा आपको रेडिकल्स का डेफिनेशन समझाती हूँ। एटम, अब यहाँ क्या है? एक हाइड्रोजन का एटम है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है। क्या यहाँ पे सेम एलिमेंट के एटम है? नो, एटम्स और ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स which behave like a single unit, जो सिंगल यूनिट के जैसा बिहेव करता है और उस पर इधर पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज चढ़ा होता है। क्लियर? इसे ही हम लोग कहते हैं रेडिकल्स। बिल्कुल वही आयंस, सिंपल आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस। यहाँ आयंस की ही बात की जा रही है, बट चूंकि ये एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है और यदि वो अलग अलग होता है किसी भी कंपाउंड से तो एज ए सिंगल यूनिट वो बिहेव करता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रेडिकल्स। एकदम दिमाग में रख लो आप लोग कि आयंस एंड रेडिकल्स, सिंपल आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, बोथ टुगेदर नोन एज रेडिकल्स। वो कोई बहुत नया चीज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आयंस है ना। तो उसी के आधार पर आपका बहुत सारा टाइप्स ऑफ रेडिकल्स आपके बुक में बताया गया है। चलिए मैं समझाती हूँ कि कैसे वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिंपल रेडिकल्स यानी जो भी सिंपल आयंस आप लोगों ने पढ़ा, सिंपल आयंस आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, सो ऑन,
ऑक्साइड आयन, बहुत सारे पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन मैंने आप लोगों को बताया है। तो जितने भी सिंपल एटॉमिक आयंस बनते हैं और ये कैसे बने ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, वो सारे के सारे होते हैं सिंपल रेडिकल्स। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल इट मीन्स जितने भी पॉली एटॉमिक आयन थे, जैसे सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये जितने भी आयंस पॉली एटॉमिक आयंस की मैं बात कर रही थी, वो सारे के सारे होते हैं कंपाउंड आयंस। क्लियर? और ये जहां भी मौजूद रहते हैं वो एज ए सिंगल यूनिट ही बिहेव करते हैं। क्लियर? थर्ड वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। भाई नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स यानी वैसे सारे आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी सारे के सारे कैटायंस। अब या तो ये सिंपल आयन भी हो सकते हैं या पॉलीएटॉमिक आयंस भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, एल्यूमिनियम आयन पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, अमोनियम आयन इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये सारे के सारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। है ना बहुत आसान सा ये टॉपिक। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। कौन से आयन होंगे इसमें? करेक्ट, एनायन, यानी जितने भी निगेटिव चार्ज वाले हमारे आयन हैं, चाहे सॉरी यहाँ मैंने Cl+ लिख दिया था, माइनस क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सबके ऊपर देखिए निगेटिव चार्ज है। कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी इसमें आ जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेट्रा। आपके आयन कोई से भी हो, सिंपल हो या पॉलीएटॉमिक हो, यदि उस पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, यदि माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ना अब बारी आती है दो की, एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। इसे भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। एसिड रेडिकल्स, एसिड से आने वाला रेडिकल, यानी वैसा रेडिकल, वैसा आयन जो कि एसिड को टूटने से बनता है, यानी जो एसिड से निकलता है। ए फॉर एसिड, ए फॉर एनायन। इज दैट क्लियर? यानी जो भी एसिड आयंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एनायन, यानी निगेटिव चार्ज आयंस होंगे। क्लियर? इसलिए मैंने लिखा है एसिड रेडिकल इट मींस नेगेटिव आयंस। आप इस तरह से याद करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा आसानी से। बेसिक रेडिकल्स, अब भाई जब एसिड एंड बेस ये दोनों तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के नेचर में, तो एसिड रेडिकल जहाँ नेगेटिव आयन है तो बेसिक रेडिकल क्या होंगे? पॉजिटिव आयन होंगे। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो आपके बेसिक रेडिकल्स होंगे। तो देखा किस तरह से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन एंड बेसिक रेडिकल दोनों एक चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन एंड एसिड रेडिकल ये एक चीज है, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन एंड बेसिक रेडिकल्स ये एक चीज है। और ये एक एग्जाम्पल के द्वारा आपके बुक में समझाया गया, मैं इसे समझाती हूँ। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। खैर यहाँ पर उससे नहीं समझाया गया, ये बताया गया कि आखिर ये सॉल्ट एंड वाटर किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है? बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है। तो ये बेस टूटेगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि भाई पॉजिटिव किस तरह से मैम आपने पता किया? बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि किस तरह से आपने पता किया कि कौन होगा पॉजिटिव कौन होगा नेगेटिव। इसी चैप्टर में मैं आपको क्लेरिफाई करूंगी। वैसे यहाँ जो भी पॉजिटिव आयन रहता है वो कंपाउंड में पहले लिखा जाता है और उसके बाद में नेगेटिव आयन वाले लिखे जाते हैं। पोटेशियम चूंकि मेटल है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म 1 पॉजिटिव चार्ज आयंस।
ये जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लोगे ना तो आपका ये सारा कुछ ग्रेजुअली क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये टूटेगा हाइड्रोजन आयन में एंड क्लोराइड आयन में। इज दैट क्लियर? हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन ये दोनों कंबाइन करके बना देगा वाटर H2O। इज दैट क्लियर? एंड ये पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये दोनों मिलकर बना देगा पोटेशियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर? नाउ यानी कि ये इस कंपाउंड में जो पोटेशियम आयन है वो कहाँ से आया? बेस से आया एंड इट इज पॉजिटिव आयन। तो दिस ये क्या हो गया हमारा? इट इज बेसिक रेडिकल। क्लियर? एंड क्लोराइड आयन जो आया ये हमारा नेगेटिव आयन है, और ये कहाँ से आया? ये आया एसिड से। तो इसलिए क्लोराइड आयन को हम लोग कहेंगे एसिड रेडिकल। एंड दीज आर ऑल अबाउट रेडिकल्स। कितना आसान सा टॉपिक है। क्लियर? अब आज की वीडियो का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैलेंसी। वैलेंसी is also very important topic because all the chemistry depends upon electronic configuration and valency is also depends upon electronic configuration। and valency के बारे में पढ़ने के बाद ही हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बना सकते हैं, सारा कुछ जो भी हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है वो सारे काम हम लोग आफ्टर स्टडिंग अबाउट वैलेंसी निकाल सकते हैं। बहुत सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंसी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कुछ हमें याद रखना होगा। जितने भी रेडिकल्स हैं इनकी वैलेंसीज हमें याद रखनी होगी बाय नेम। ये एक दिन का काम नहीं है, ग्रेजुअली आप डेली 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप उसे याद करते जाइए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके इस क्लास में भी, नेक्स्ट क्लास में भी, एंड यदि आपने +2 में जाकर साइंस लिया तो उस समय भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इस जो भी टॉपिक के स्टार्टिंग में यानी कि जो 1 to 20 एटॉमिक नंबर की मैं बात करती हूँ तो उसका वैलेंसी आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके वैलेंसी को निकालना आराम से मैं सिखा दूंगी। इज दैट क्लियर? आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से निकालोगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वैलेंसी, व्हाट इज इट? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कि जब वो एलिमेंट या वो एटम मॉलिक्यूल बनाता है तो कितना बॉन्ड बनाता है, किस तरह का बॉन्ड बनाता है, ये सारा कुछ हमें बताता है वैलेंसी। एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसे लेट अस सपोज H2O, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यानी ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 2। एक हाइड्रोजन का एटम हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। इज दैट क्लियर? तो कौन, जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है तो कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा, एंड दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। बिल्कुल इसी प्रकार से किसी बच्चे की आदत होती है कि वो बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं। कोई बच्चा का ऐसा नेचर होता है कि वो एक फ्रेंड बना पाता है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसके जीवन में कोई फ्रेंड ही नहीं होता। ठीक है, तो ये उसकी क्वालिटी होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एटम्स तो नेचर में मौजूद नहीं रहते, वो या तो आयंस के फॉर्म में होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो किस तरह से एटम्स मौजूद रहते हैं, वो कितना बॉन्ड बनाएगा, वो सारा कुछ हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। देन फिर से मैं रिपीट करा दूं, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले वैलेंसी के बारे में डिटेल जानने के पहले आप लोगों को मैं वैलेंसी कैलकुलेट करना बता दूं, ताकि आपको याद ना करना पड़े। कम से कम 1 to 20 तक की वैलेंसी तो आपको याद हो जाए, उसमें दिमाग ना लगाना पड़े, उसे याद ना करना पड़े। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम अप टू कैल्शियम तक याद करनी सीरियल वाइज, और आज उसी की जरूरत आन पड़ी है।
क्लियर, आप लोगों को अभी तक याद हो गया होगा, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग काम, एक्चुअली मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगी कि आप लोगों को ये इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रही हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कैल्शियम तक आपने लिख लिया। वैसे मैंने नोट्स में भी ये दे दिया है, आप खुद से कोशिश करना इसे बनाने का। KLMN यानी शेल्स के आधार पर मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, क्योंकि 20 तक के लिए हमें SPDF की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बारे में सारा कुछ हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। अब बारी आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, क्लियर, यानी आउटर मोस्ट शेल। तो भाई हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कौन है भाई, फर्स्ट एंड लास्ट एक ही है K, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2। इज दैट क्लियर। तो मैं सबको राउंड करती जाऊंगी जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का 1, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 1, 2, 3। ये क्योंकि आउटर मोस्ट है ना, देख लो आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और अब हम लोग जा रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए कि आखिर वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसी पर वैलेंसी आधारित होती है। तो यहाँ कैलकुलेशन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं इसे रेज कर दूं। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, 2, 3 और 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 1 होगी या 2 होगी या 3 होगा या 4 होगा, तो उस समय उसका वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है उसकी वैलेंसी 1, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है उसकी वैलेंसी 2, जिस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है उसकी 3, और जिस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है उसका वैलेंसी 4। इज दैट क्लियर। चलिए एग्जांपल्स में मैं यहीं पर बता दूं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन की कितनी है 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, नो 0। ये मैंने एक और वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि हीलियम का जो वैलेंस शेल है वो है K शेल, एंड K शेल में इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी होती है 2, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। मीन्स कि यदि वैलेंस शेल की जितनी कैपेसिटी है उसमें यदि वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, यानी K शेल की कैपेसिटी है 2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हमारे L सेल की कैपेसिटी है 8, तो ये कितना हो जाए 8 हो जाए, ठीक है। 2 रूल मैंने आपको पिछले 1-2 वीडियोस में बताया था। पहला, वैलेंसी 0 होगी कब, चलिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ, उसमें ये पॉइंट नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। जानबूझ के हम लोग कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं। वैलेंसी बिकम 0, ये 0 होगी कब होगी, 2 केस आएंगे आपके। पहला केस, व्हेन वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, इज कंप्लीटली फिल्ड, जब वैलेंस शेल इसका कंप्लीटली फिल्ड होगा। एंड दूसरा, व्हेन वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, वैलेंस शेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन। ये याद कीजिए, मैंने बताया था ऑक्टेट रूल कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है तो कोई भी एटम स्टेबल होता है। ये नेचुरल फिनोमिनन है बच्चे, इसके पीछे अभी कोई रूल नहीं आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ना, तो इसके भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, चूंकि K सेल है कंप्लीटली फिल्ड है, दैट्स व्हाई इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। लेकिन उसके बाद हमारा वैलेंसी का रूल वही रहेगा, इसका 1 तो वैलेंसी भी 1,
2 3 4। क्लियर? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो वैलेंसी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। इज दैट क्लियर? सेकंड केस हमारा आता है कि इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, 6, 7 और 8। इज दैट क्लियर? यदि 5, 6, 7, 8 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो उसका वैलेंसी क्या निकलेगा? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए हम एग्जांपल यहीं से देख लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 5 यानी इज इक्वल टू 3। इसकी है 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। उसी तरह से 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? फिर से देखिए यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई कितनी? 1, देन 2, 3 एंड 4, देन फिर से 5 आ गया तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 0, 1 एंड 2। एंड ये हमारी पूरी वैलेंसी आ गई किसकी? एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक के एलिमेंट्स की। अब ये तो हुआ निकालने का तरीका। यदि आपको ट्रिक वाइज याद रखना है तो आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये आपने सीरियल वाइज याद कर लिया था। अब सीरियल वाइज आप उसी के आधार पर वैलेंसी याद कर सकते हैं। देखिए क्या आया हमारा रिजल्ट? 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4। इस तरह से 20 तक का जो भी एटॉमिक नंबर है उसकी वैलेंसी को आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसे याद करना भी आसान है। यदि आपको याद नहीं है तो आप क्विकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए एंड उसकी वैलेंसी को कैलकुलेट कीजिए। आई थिंक आप लोगों को वैलेंसी का कैलकुलेशन आ गया होगा। वैलेंसी को जानने के बाद यानी हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि वैलेंसी कितने टाइप्स के होते हैं और आखिर वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो कोई भी एटम कंबाइन करता ही क्यों है? क्यों अकेले नहीं रहता? हर कोई अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहता है। हम लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं। हर किसी के लिए स्टेबिलिटी के मायने अलग अलग होते हैं। कोई अफसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई क्रिमिनल बनना चाहता है। क्लियर? यानी वी ऑल वांट्स टू बी स्टेबल इन आवर लाइफ। और हम लोगों के कोई ना कोई एक आइडियल पर्सन होते हैं, यानी हम लोगों के जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनकी तरह बनना चाहते हैं और उसी की तरह और उसी के लिए हम लोग लगातार अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। उसी प्रकार से एटम भी स्टेबल होना चाहता है। वो स्टेबिलिटी तभी मेंटेन कर पाता है जब उसका जो आइडियल पर्सन है, तो किसी भी एटम का जो आइडियल पर्सन है वो कौन है? वो है उसका नजदीकी इनर्ट गैस यानी नोबल गैस या नोबल एलिमेंट्स। यानी कि एटम स्टेबल कब होगा? जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके नजदीकी नोबल गैस के जैसा हो जाए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। व्हाई एन एटम कंबाइन एंड हाउ? तो एन एटम कंबाइन टू एक्वायर इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वो कैसे अपने नजदीकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लेगा? तो 3 मेथड के द्वारा वो एक्वायर करता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को। पहला बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और तीसरा बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों को हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे और इसी के आधार पर हमारा वैलेंसी का टाइप भी पता चल जाएगा। चलिए, by losing electron how an atom acquire its nearest inert gas configuration। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे ताकि आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए। As for example सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 281। अब आप लोगों के लिए ये कोई डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है ना। इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियरेस्ट नोबल गैस यानी किसके नजदीक में है? नियॉन। इसका नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन और नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 and 8। अब बताइए कि ये सोडियम इस
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे एक्वायर कर सकता है? हैव यू एनी आइडिया? यस, हाउ? बाय लूजिंग दिस वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि ये 7 और इलेक्ट्रॉन ले भी लेता अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ जनरली हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई ऑक्टेट रूल के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो क्यों नहीं ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले? क्यों ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे? तो इसके पीछे बच्चे बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेना एंड इलेक्ट्रॉन को लूज करना दोनों में एनर्जी कंजम्पशन होता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी ये लोग कंज्यूम नहीं करता है, नहीं कर सकता है। इस वजह से 7 इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी इसको यूज़ करना पड़ेगा, उससे तो अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में एनर्जी करे। तो खैर ये हाई लेवल की बात होती है। आपके लेवल तक में आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि इसका नज़दीकी नोबल गैस या नोबल एलिमेंट कौन है? नियॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8। अब ये 2-8 कॉन्फ़िगरेशन तभी तो एक्वायर करेगा जब ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इस वजह से ये क्या करता है, सोडियम का जो एटम है ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या चलेगा इस पर? नेगेटिव चार्ज? नो, पॉजिटिव चार्ज। और कितना पॉजिटिव चार्ज? जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि Na+। ये उस पे चढ़ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 281 था। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2-8। इज दैट क्लियर? अब ये नियॉन के बराबर है, ठीक है? ये आप लोगों को क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट, दूसरा मेथड क्या होता है टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसके लिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 एंड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह 287। इज दैट क्लियर? और इसका जो नियरेस्ट नोबल एलिमेंट है, जो नोबल गैस है, इसका नज़दीकी, वो है आर्गन। क्लियर? तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिखते हैं 288। अब बताइए, आइडिया अब आपको लग गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? जब इसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो टू एक्वायर द इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आर्गन, इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन plus 1 electron and become chloride ion। देखिए इसका 287 एंड इसका 28, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गया 288। अब आया समझ में कि किस तरह से करता है? चूंकि यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 2 तरह का जो हमारा टाइप है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड इट इज द टाइप ऑफ वैलेंसी। मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, इट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी को यदि डिफाइन करने के लिए आए तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? वैलेंसी विच इज एक्वायर्ड बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। और जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी वही होगी। यानी अगर कोई पूछे कि बताओ सोडियम आयन का वैलेंसी कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब आपको इतना लूज भी नहीं करना है। यदि कोई पूछे सोडियम आयन की वैलेंसी कितनी होगी, आप उसके ऊपर चार्ज देख लो। जितना चार्ज रहेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, इस पर 1+ चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, इस पर 1 माइनस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कह दिया हम लोगों को? क्लियर हो गया ना? अब इसने लूज किया, इसने गेन किया, इसका लूज्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसका गेन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? यहीं पर आता है हमारा आयोनिक बॉन्डिंग। क्लियर? सोडियम ने जिस इलेक्ट्रॉन को लूज किया
उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन किया और ये प्लस और माइनस मिल करके एक कंपाउंड बना दिया सोडियम क्लोराइड। और यहीं पर मैंने कहा था, जब मैंने रेडिकल्स पढ़ाया तो यही कहा था कि दिस एंड दिस बोथ आर रेडिकल्स एंड दिस आर सिंपल रेडिकल्स। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी आप लोगों का क्लियर हो गया ना। जो थर्ड मेथड है जिसके द्वारा वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है वो है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। आइदर ये लूज करता है या गेन करता है, और कोई तीसरा भी होता है जो शेयर करता है। शेयरिंग मीन्स मेरे और आपके बीच में एक ही पेन हो, क्लियर, और हम दोनों को इस पेन की ज़रूरत हो, हम लोग बारी बारी से उसे यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मैं कहा कि बच्चे ये पेन का जब तुम्हें जरूरत पड़े तुम ले लो और जब मुझे जरूरत पड़े मैं ले लूँगा, यानी ये पेन हम दोनों के बीच का एक रिश्ता हो गया। एंड दिस इज शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना। चलिए, हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो कौन है? हीलियम। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। तो हाइड्रोजन को भी तो भाई चूंकि उसकी भी छोटी साइज होती है, उसका भी के एलिमेंट है, के शेल ही होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो उसे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो लूज कर सकता है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। बताइए ये लूज कर देगा तो भाई 0 हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। ये गेन कर लेगा तो चूंकि इसका साइज काफी छोटा होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा और वो फिर भी स्टेबल नहीं होगा। इट मीन्स यानी कि अगर ये हाइड्रोजन आयन निगेटिव आयन बना देता, हाइड्राइड आयन बना देता सिर्फ, तो वहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन इतना बढ़ जाता कि वो स्टेबल ही नहीं रहता। इसके लिए इसे क्या करना है, तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी ये शेयरिंग कैसे करेगा, तो भाई ये एक हाइड्रोजन आया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसे मैं यहाँ एक डॉट से शो कर रही हूँ। इज दैट क्लियर? इसका दूसरा भाई आया, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा कि मुझे भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मैं एक्वायर कर लूँ। इसने कहा कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि हीलियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लूँ। बोला कोई बात नहीं, चल हम दोनों मिलके इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे। और अब जो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया, यानी दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया और इस तरह से दोनों ने शेयरिंग के द्वारा अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड किया, यानी कि अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर किया। तो इस तरह की वैलेंसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंसी एंड दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द फर्स्ट वन एंड द कोवैलेंसी इज द सेकंड टाइप, यानी कि दिस वैलेंसी इज द वैलेंसी which is acquired by an atom by sharing of electrons। और वो जितना शेयर करेगा उतनी उसकी कोवैलेंसी होगी। इसके मैं एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को, मीथेन CH4 ये कैसे बना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उसे समझिएगा। यदि डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आसानी से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगी। नाउ CH4 कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। अब आप लोग तो अभी नए हो, निकालोगे, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। तो भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि कार्बन 2 and 4। अब यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी नियॉन को एक्वायर नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई लूज तो नहीं कर सकता है, क्यों ना गेन ही करवा दिया जाए। जब गेन करवाएंगे बेटा तो ये कार्बन के एटम का साइज भी छोटा होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, सब बहुत ही नज़दीक आ जाएगा और जिसकी वजह से रिपल्सन बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये अनस्टेबल हो जाएगा।
तो अब क्या वही उपाय है, हाइड्रोजन तो शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन ताकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन आ सके उसके पास हीलियम के लिए। अब ये कार्बन क्या करेगा, तो देखिए मैं कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है ना इसमें, मैं इसे मिटा देती हूँ। 4 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ये आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिए। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और ये भी हाइड्रोजन, हर एक चारों हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन के साथ शेयरिंग कर लिया। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की सेटिस्फैक्शन हो गई, हाइड्रोजन हमारा सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि चारों हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर। अब इस कार्बन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा, इन चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और 4 अपने इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। तो यहाँ कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ना कहीं इलेक्ट्रॉन गया ना कहीं से आया। कार्बन एंड हाइड्रोजन ने दोनों आपस में शेयरिंग किया एंड दिस इज नोन एज कोवैलेंसी एंड दैट्स इट। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेडिकल्स पढ़ा और बहुत सारे रेडिकल्स आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं वैलेंसी, चूंकि वैलेंसी ही हमारा टॉपिक चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक है आप उसे बुक से जरूर पढ़िए। बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, नोट्स में उतने एग्जाम्पल्स नहीं है, मैं वीडियोस में उतने एग्जाम्पल्स को नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आप लोगों के लिए वेरिएबल वैलेंसी एंड देन फिर कुछ वैलेंसी मैं याद करने के तरीके आपको बताऊंगी, क्योंकि उन सारे चीज़ों के वैलेंसी आपको याद होने चाहिए, तभी आप जाकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना सीखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।